एक खौफ सा तारी रहा रात भर, पत्ते खड़क रहे थे हवा के बगैर भी। एक खौफ जो अक्सर घेरे रहता था, मुझे कमजोर करता रहा, मेरे जमीर को तोड़ता रहा, जिजीविषा को क्षीण करता रहा। मैं हर रात उस प्रेत से टकराती रही। उसे दूर भगाने की कितनी कोशिशें की। मजार के पीर बाबा के पास गई, बाइबिल पढ़ी, गीता पढ़ी, मंदिर के पुजारी के पास गई, न जाने कितने मित्रों से बातें की, कुछ ना हुआ। खौफ बना ही रहा। कैसे जाता? उसकी चुप्पी और मुस्कान देख मेरी मुस्कान और मेरी चुप्पी दोनों में ही खौफ तारी हो जाता। कोई कहता, क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? किसी ने कहा, कैसी अलसाई सी मुस्कान है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई हंसने से रोक रहा है। मैं कैसे जानती? लोगों के कहने पर सोचने लगी, वह जो कह रहे हैं सच हो सकता है, पर यह सायास नहीं और अनायास भी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि मुझे यह एहसास लोगों ने ही कराया। वस्तुतः हम खुद को बहुत जानते हैं और दावा भी करते हैं कि हमसे बेहतर हमें कौन जानेगा, मगर हम सोचते ही रह जाते हैं और चीजें चुपचाप घुसपैठ कर जाती हैं। उनके साथ रहकर भी हम उन्हें नहीं जान पाते और वक्त बेवक्त वह हमारी आदतों में झलकने लगती हैं। भय इतने दिन हुए एक प्रेत की तरह जकड़ा हुआ है, सुखाता रहता है, दुखाता रहता है। शायद इसीलिए ही मुस्कान दबी और चुप्पी डरी लगती है। मैं खौफ में थी क्योंकि वह ना कुछ कहती थी, ना ही पूछने देती थी। जब कुछ पूछने जाती तो वह अनसुना सा कर दूसरे कमरे में चली जाती या खुद को बहुत व्यस्त कर लेती। कई बार उससे पूछना चाहा, पापा की याद आती है, लेकिन रुक गई। कहीं वह कह न दे हाँ, तब मेरे लिए बड़ा संकट बनाएगा। मैं उस आदमी के सामने कैसे झुकूंगी जिसने मुझे हर नजर में गिराने की साजिश की। फिर मैं कैसे जानूं उसके मन की बात। कई बार बाल मनोविज्ञान खंगाला। इस उम्र के बच्चे वह सब सोचते हैं जो मैं अनुमानित करती रहती हूँ। वहां तो इतना कुछ मिला, पर वह ना मिला जो मैं चाह रही थी। दरअसल यह समस्या मुझे अपनी ही लगी पढ़ लेने के बाद। वह नहीं समझती घटना का संभावित असर जिसे मैं सोचती हूँ, पिता का घर छोड़कर जाना। वह अंदर ही अंदर घुट तो नहीं रही। ऐसा हुआ तो उसके विकास का रास्ता बंद हो जाएगा। वह मानसिक रोग का शिकार भी तो हो सकती है, चिड़चिड़ी हो सकती है, जिद्दी हो सकती है, उद्दंड हो सकती है, दुर्बल हो सकती है, परीक्षा में अंक भी तो कम आ सकते हैं। फिर मेरा घमंड, मैं उसे इतना उठाऊंगी कि सबकी गर्दनें नीचे झुक जाएंगी। उसका क्या होगा? लेकिन यह सब नहीं हुआ। मैं परीक्षा में ज्यादा अंकों से पास हुई, मेरी हर बात मानने लग गई, लेकिन अपनी हर बात मनवाने की बात भूल गई। उसकी उछल कूद कम हुई, स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ, कपड़े तंग होने लगे। जहां भी जाती सब कहते, बेटी बड़ी हो गई है, साथ ही समझदार भी, बड़ी ब्रिलियंट है। उस वक्त पहले तो मैं गर्व से भराती, फिर खुशी से। मेरा डर गलत है। उसकी परवरिश में कोई कमी होती तो लोग ऐसा क्यों कहते? इस पर भी मेरा जिद्दी खौफ ना गया। यह सुनने के लिए कि वह कुछ तो कहे अपने जन्म देने वाले पिता के लिए, अच्छा या बुरा। मैं उसे उकसाती रही, लेकिन उसने दोनों ही नहीं कहा। हाँ, यह जरूर बोली थी एक दिन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मुझे पूरा परिवार क्यों नहीं मिला। इस पूरे परिवार का आशय जब मैंने पूछना चाहा तो बोली, जैसा औरों का है, आप लोग भी तो 6 भाई बहन थे। मैंने उसकी बातों में अनकही बात को भी सुन लिया और हंसकर उसे बहलाने की कोशिश की, तो ले आते हैं कहीं से 2-3। मैं चुप रही और उसकी इस बात से कि उसे पूरा परिवार नहीं मिला, मेरे खौफ को जैसे हवा मिल गई। अब वह और जोर से इतराने लगा। उसी के बरक्स मेरी चिंता मुझे खाने लगी। वह एक पल के लिए भी चुप हो जाती तो डर लगता और मैं पूछ बैठती, क्या हुआ, क्यों उदास हो? कुछ नहीं माँ, यूं ही मतलब क्लासमेट से झगड़ा हुआ या फिर तबीयत ठीक नहीं? नहीं मम्मा, सब ठीक है, कहकर फिल्मी गीत गुनगुनाने लगती। उस वक्त मैं फिर सोचती, इस तरह से गुनगुना कर यह मुझे धोखा दे रही है, यह सच में कोई बात नहीं, यह भी वह नहीं जानने देती। तब मैं सोचती, या तो यह भोली है या फिर सच में समझदार, बहुत समझदार।
और जान चुकी है कि मैं उससे अक्सर ऐसे सवाल क्यों किया करती हूँ। अब उसे अकेले में छोड़ जाना या चुप देखना गवारा नहीं होता। मन आशंका से घिरने लगता है। छोटी सी डांट देने में भी डर लगता है, कहीं ये उफ। एक दिन बोली, माँ मरने के बाद तो नया जन्म मिलता है ना? मैंने कहा नहीं, मिलता है, सभी कहते हैं। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा था। मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने डरते हुए कहा। मरने के बाद भी मेरा भी नया जन्म होगा और तब मुझे भी सब कुछ मिलेगा। सुनते ही छनाक सा कुछ टूटा। मेरे हाथ का ग्लास या अंदर ही अंदर जमता जा रहा सन्नाटा। मैंने उसके मुंह पर अपना पूरा दबाव डालकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। भूल कर भी अब कभी ऐसा न कहना और न सोचना। कोई नया जन्म नहीं होता, सब इसी जन्म में मिलता है, अच्छा और बुरा जो भी है। दुनिया में न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जो एक की परवरिश में पलते हैं। जीवन में बहुत दूर तक जाना है तुम्हें, अभी तो शुरुआत है। मैं तुम्हें इसी जीवन में सब कुछ दूंगी। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। बोलो। मैं एक ही सांस में सारी बातें कह गई और वह मुझे देखती रही एकटक, इतनी एकटक कि मुझे उसकी तरफ से आंखें हटानी पड़ी। उसने नहीं कहा कि उसे क्या चाहिए, न ही उसने यह कहा कि मम्मा पापा को वापस आने को कहो। मगर मैं मन ही मन खुद को इस बात की खातिर तैयार करने लगी थी। मेरा खौफ सुरसा के मुख की तरह बढ़ता जा रहा था और मैं लघु से लघुतर होती जा रही थी। और फिर एक और दिन वह वैसी ही बड़ी लगी जैसे लोग कह रहे थे, गुड्डो बड़ी हो रही है। सुबह सुबह आई और बोली, मम्मा मुझे भी वही हुआ जो आपको होता है। उसकी पैंटी के स्पॉट देख मैं उदास हुई। तो यह भी बड़ी हो गई, यह भी स्त्री बनाई और अब इसे भी वह सब देखना होगा जो स्त्री के लिए सृष्टि ने अनिवार्य बनाया है। न जाने किस डर से मैंने उसे सीने से लगा लिया। उसने लंबी गहरी सांस ली और बोली, अब कैसे साफ होगा? इस घटना ने उसे दुनिया की नजर में ही नहीं, मेरी नजर में भी कुछ कुछ बड़ा कर ही दिया था। यह बात और थी कि मैं अभी भी नहीं चाहती थी कि वह बड़ी हो, समझदार हो, पर बड़ी नहीं। लेकिन उस दिन वह बड़ी और समझदार दोनों ही लगी। उसके हाथ में एक लड़के के नाम का टैटू बना देख पूछा, यह कौन है? इस तरह अपना हाथ क्यों गंदा करती हो? कितनी बार कहा, हाथ पैर में पेन चलाना गंदी आदत होती है। मैं तो अपने नाम का भी टैटू बनाती रहती हूँ, मेरी तो आदत है, कहकर उसने खुद को साबित करना चाहा। ठीक है, मगर इस नाम का कोई लड़का तुम्हारी क्लास में जरूर होगा। क्लास में नहीं, लेकिन मेरे स्कूल में ही पढ़ता है, बहुत ही प्यारा है। बेचारे की माँ नहीं है, अक्सर टिफिन नहीं लाता, हमारे साथ ही खाता है, होमवर्क करके नहीं लाता। टीचर्स बहुत मारती हैं, रोज उसके कान मरोड़े जाते हैं। कक्षा के बाहर खड़ा नजर आता है। क्लास 5th में पढ़ता है। जब मैं स्कूल पहुंचती हूँ तो दीदी दीदी करता हुआ मेरे पास आ जाता है, कहकर वह फफक पड़ी। सुनकर मैं अंदर ही अंदर सिसकी। मन फिर संतोष से भराया। तो सच में यह बड़ी नहीं हुई, वैसी बड़ी जैसी दुनिया कह रही है। बेटी बड़ी हो रही है, अब ध्यान से रखना, टीनेज के बच्चे हैं, ज्यादा मोबाइल मत देना। उस दिन यह बात सुनकर उसने मोबाइल बंद करके रख दिया था। मैंने नहीं पूछा था क्यों। अगले दिन उसने नहीं कहा, मैंने आपके डर से नहीं बल्कि लोगों के डर से डर कर रखा है कहीं। अच्छा, तो तुम मुझसे नहीं डरती? मैंने उसकी पीठ पर एक धौल दी। हंसते हुए बोली, मम्मा आपको कौन डरेगा, अब तो वैसे भी डरी हुई हो। उसकी इस बात का आशय मैंने देर बाद समझा। मैं डरी हुई हूँ यह उसे कैसे मालूम? क्या वह भी सबकी तरह चेहरे पढ़ना सीख गई है? मगर मैं किस बात से डरी हूँ यह तो अभी उसे नहीं पता होगा। मैंने उसी दिन नेट पर बैठकर उसके लिए बार्बी डॉल्स ऑर्डर कर दी। वह मना करती रही। वैसे बार्बी डॉल मुझे भी इधर कुछ दिनों से बहुत लुभाती हैं। बहुत सी बार्बी डॉल जमा हुई तो मैंने एक बार्बी केस ही बनवा डाला। उनके एसेसरीज भी ऑर्डर कर दिए। बार्बी के कपड़े और तरह तरह की जूतियां उसने बड़े प्यार से सहेजी। जब वह उनके कपड़े बदल रही होती, उनके शूज बदलती, तो मैं उसे ध्यान से देखती और बताती कि किस बार्बी को कौन सा कपड़ा पहनाओ। सुनते ही हंसकर कहती, मुझसे ज्यादा तो आप बार्बी से खेलती हो। मुझे लगा सच ही तो कह रही है। कहीं यह उस भय का परिणाम तो नहीं जो मुझे नितांत बच्चा बनाए डाल रहा है। मैं उसकी ही तरह डॉल के साथ खेलने लगी थी। मेरे अंदर का भय मुझे बच्चा बना रहा था और उसे बड़ा करता जा रहा था, मगर
मैं दोनों ही बातों से अनजान थी। बार्बी केस को सजा देख मेरा मन भर आता, यह सोचकर कि इनसे खेल कर वे कितनी खुश होगी। आजकल स्कूल जाते वक्त साइकिल में यूं चढ़ती है जैसे साइकिल से ही स्कूल जाती रही हो। सीट पर तो टिकती ही नहीं, ऊपर ऊपर ही उड़ती है हवा से बातें करते हुए। तो क्या इसे पापा के साथ स्कूल जाना भी याद नहीं आता? हर दिन सुबह की वह किलकिल, जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। उधर से वह चिल्लाती, हाँ पापा आई, बस आई। कई बार वह कह देती, आप जाओ मैं चली जाऊंगी। लगभग यह हर दिन की किलकिल हो चली थी। अब स्कूल जाते समय उसे इस तरह से बाय करती है मानो वह बस इसी तरह से ही तो जाती रही स्कूल। कहीं किसी जगह मैंने उसे पापा की याद में खोते नहीं देखा। शाम 5 बजने को 10 मिनट होते और वह तैयार होने लगती। पहले कहना पड़ता था, गुड्डो टाइम हो रहा, तैयार हो जाओ। अब वह अपने आप ही तैयार होने लगती है और फिर साइकिल निकाल हवा से बातें करते गुनगुनाते यूं निकलती है मानो बस यूं ही हमेशा से ही जाती रही हो। तो क्या उसे पापा के साथ म्यूजिक क्लास जाना भी याद नहीं आता? मैं हर जगह स्तब्ध होती। आखिर यह है क्या जो न महसूस करती न होने देती। 13 वर्ष तक जिस पिता के साथ रही उसका ना होना उसे महसूस नहीं होता। यहाँ मैं हैरान होती, फिर परेशान, फिर भयभीत। एक दिन आखिर मैंने अपने खौफ से तंग आकर पूछ ही डाला, तुम्हें पापा की याद नहीं आती? उस दिन भी वह चुप रही। हाँ, उस दिन उसकी चुप्पी में एक मुस्कान नजर आई और मुस्कान में कुछ न कह पाने की पीड़ा और बहुत कुछ कह जाने की कसमकस दिखी। मेरा खौफ फिर तारी हुआ। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मुझे आवश्यक कार्यवश शहर से बाहर जाना पड़ा। रात 9 बजे घर वापस आई। वह दौड़कर पास आई और बोली, मम्मी कब से इंतजार कर रही हूँ। मैंने सॉरी कहकर ट्रेन के लेट होने की बात कही और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सो जाओ। बोली, नींद नहीं आ रही। मैंने पूछा, क्यों? बोली, मम्मा आप एक दिन के लिए कहीं चली जाती हो तो मुझे आपकी याद आने लगती है, मगर पापा के बिना इतने दिन से हूँ, मुझे उनकी याद नहीं आती। लगता ही नहीं कि मैं पापा के बिना इतने दिन से हूँ। सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैं उसे उसके पिता से दूर नहीं करना चाहती, मगर उसे पापा की याद नहीं आती सुनते ही मैं हल्की होने लगी। मेरा भय भागने लगा और देखते ही देखते वह इस तरह भागा कि फिर नजर न आया। कितना बड़ा था वह और कैसे पल में भाग गया। अब मैं उससे हर गेम में हारना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि उसने मेरी हार से मेरी जीत तय की है।